नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने हिस्ट्री क्लास में। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे मौर्यन एम्पायर की, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड की, यानी कि मौर्योत्तर काल की। मौर्योत्तर काल के बाद में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इसकी चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे। तो मौर्योत्तर काल में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि किसी भी एक राजवंश का पूरे संपूर्ण भारत पर नियंत्रण नहीं था। जैसे हम लोग मौर्य काल में देख रहे थे कि मौर्य काल का प्रशासन जो था वो काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। उत्तर में हम लोग देखे अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में हम लोगों ने देखा ये कर्नाटक तक फैला हुआ था। लेकिन मौर्यों के पतन के बाद ये स्थिति को देखने को नहीं मिलता है। किसी भी एक राजवंश का शासन पूरे भारत में नहीं था, बल्कि अनेक राजवंशों का अलग अलग क्षेत्रों में शासन था। इन शासक वंशों में देशी शासकों के साथ साथ विदेशी शासक भी जो थे वो महत्वपूर्ण थे। और अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इन शासक वर्गों को दो वर्गों में विभाजित कर देंगे। पहला तो हो गया विदेशी शासक वर्ग और दूसरा हो गया भारतीय शासक वर्ग, जो मौर्यों के बाद में भारत पे शासन किए। इसके हम लोग चर्चा करेंगे। तो विदेशी शासकों में सबसे प्रमुख हैं इंडो ग्रीक शक शासक, पार्थियन शासक, पल्लव शासक और कुषाण राजवंश। इसकी बात हम करेंगे। और साथ ही साथ जो भारतीय शासक वंश है उसमें सब महत्वपूर्ण है शुंग वंश, कण्व वंश, चेदी वंश और सातवाहन वंश। तो आज सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि मौर्यों के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ। तो एक भारतीय वंश का उदय हुआ, शुंग वंश का उदय हुआ। इसके संस्थापक जो थे पुष्यमित्र शुंग थे। ये अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग जब अपना सेना का निरीक्षण कर रहा था उसी समय इसकी हत्या करके ये पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश की स्थापना किया और गद्दी पर बैठा। इसकी जानकारी मतलब शुंग वंश की जानकारी जो है हमें विभिन्न स्रोतों से देखने को मिलती है। हम लोग इसके बारे में शुंग वंश के बारे में कई स्रोत की चर्चा करते हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत, अभिलेख स्रोत और सिक्कों पे भी इसकी चर्चा हम लोग देखते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि साहित्यिक स्रोत ऐसे कौन कौन से हैं जो शुंग वंश की अस्तित्व में होने की बात करता है। तो इसमें प्रमुख है गार्गी संहिता, महाभाष्य, दिव्यवदान, मालविका अग्निमित्रम और हर्षचरित, जो हमें शुंग वंश की होने की बात सच क्या करता है, प्रमाणित करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अभिलेख में अभिलेखीय स्रोत कहाँ कहाँ से पाए गए जो शुंग वंश के होने का अस्तित्व में आने का प्रमाण देता है। तो सर्वप्रथम अयोध्या का अभिलेख जो शुंग वंश के बारे में बताता है। विदिशा अभिलेख, जिसे हम भिलसा के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमें शुंग वंश के होने का प्रमाण देता है। इसके अलावा कुछ सिक्के भी हैं जो हमें शुंग वंश का प्रमाण देता है, जैसे कौशाम्बी में मिला हुआ है सिक्के, अयोध्या का सिक्का, अहिच्छत्र का सिक्का, मथुरा का सिक्का इत्यादि, जो हमें शुंग वंश के होने का प्रमाण देता है। अब हम बात करते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे। तो प्रारंभ में ही मैंने चर्चा किया कि इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जो आखिरी मौर्य शासक की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाला, जिसने धनदेव का अयोध्या अभिलेख जो है उसमें पुष्यमित्र शुंग के दो अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो अश्वमेध यज्ञ हुआ उसकी अध्यक्षता जो किया गया था वो पतंजलि के द्वारा किया गया था। पुष्यमित्र शुंग भारद्वाज गोत्र से संबंधित थे और इसकी राजधानी विदिशा थी। इस प्रमुख ये सबसे महत्वपूर्ण शासक थे शुंग वंश के। इसकी एक स्तूप मिलती है जिसका निर्माण इसने भरहुत में करवाया था। साक्षी के स्तूप के चारों ओर भी इसने चार दीवारी का निर्माण करवाया था, जबकि इसके बारे में ऐसा कहीं कहीं इतिहास में जानकारी मिलता है कि ये चूंकि ब्राह्मण था और इसने बौद्ध शासक मौर्य वंश की हत्या की, तो जब कहीं कहीं हम जब साक्षी के स्तूप के बारे में देखते हैं, इसने साक्षी के स्तूप में चार दीवारी का निर्माण करवाया। तो इस तरह का
बातें खंडित होती है। ये बौद्धों का विनाश करना चाहता था। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। पुष्यमित्र शुंग के बाद इसका उत्तराधिकारी अग्निमित्र हुआ। ये वही अग्निमित्र है जिसकी हमें जानकारी कालिदास की पुस्तक मालविका अग्निमित्र से मिलती है। ये पुष्यमित्र का पुत्र था। कालिदास की पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है। मालविका अग्निमित्र में ये एक प्रेम प्रसंग या लव स्टोरी है, जिसमें अग्निमित्र के आमत्य का परिषद का उल्लेख भी मिलता है। मालविका और अग्निमित्र का लव स्टोरी भी इस पुस्तक में हमें जानकारी के रूप में मिलती है। साथ ही साथ अग्निमित्र के अमात्य परिषद का भी उल्लेख इस बुक में किया गया है। अब हम बात करते हैं अग्निमित्र के उत्तराधिकारी के। तो अग्निमित्र का उत्तराधिकारी जो सर्वप्रथम हुआ वो सुज्येष्ठ हुआ। इसके सिक्के पे इसका नाम ज्येष्ठ मित्र मिलता है, जेठ मित्र। इसी काल में यवन आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है। इसकी जानकारी हमें दो पुस्तक से मिलती है, एक मालविका अग्निमित्र कालिदास की और दूसरी गार्गी संहिता में भी उल्लेख मिलता है कि इसके काल में, ज्येष्ठ मित्र के काल में यवन ने आक्रमण किया था। सुज्येष्ठ के बाद उसका उत्तराधिकारी वसुमित्र हुआ। इसकी हत्या कौशल के मूलदेव ने कर दी। इसके बाद ब्रजमित्र इसका उत्तराधिकारी हुआ। ब्रजमित्र का उत्तराधिकारी भागभद्र हुआ। ये भागभद्र भी बहुत ही प्रसिद्ध है शुंग वंश में। इसके दरबार में एंटियलकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस रहता था। ये वही हेलियोडोरस है जिसने भागवत धर्म से प्रभावित होकर वेशनगर नामक स्थान में वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज की स्थापना की। इसने गरुड़ ध्वज में 3 शब्द अंकित किया। पहला तो था दम, जिसे आत्मनिग्रह भी कहते हैं, छाया, जिसे त्याग भी कहा जाता है, एवं अप्रमाद, जिसे सतर्कता भी कहा जाता है। इसके गरुड़ ध्वज में देखने को ये मिलता है। अब हम बात करते हैं भागभद्र के बाद उसका उत्तराधिकारी के। भागभद्र के बाद देवभूति उसका उत्तराधिकारी हुआ। ये देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने कण्व ने कर दी और एक नए वंश की स्थापना की। वो वंश था कण्व वंश। तो आज की वीडियो में हम केवल शुंग वंश की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक पोस्ट मॉडर्न पीरियड के एक दूसरे वंश यानी कि कण्व वंश की चर्चा करेंगे। आई होप अभी तक शुंग वंश के बारे में जो भी जानकारी आपको दिया गया है वो समझ क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू सो मच।